हेलो स्टूडेंट, जैसा कि कल हम लोग लीडरशिप टॉपिक कर रहे थे तो मैंने आपको बतलाया था कि लीडरशिप थ्योरी के लिए टाइम अलग से दूंगा। आज मैं लीडरशिप थ्योरी थोड़ा वर्कआउट कर रहा हूँ। विडम्बना यह है कि इस टॉपिक पर यूपीएससी में भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता और बीपीएससी में भी नहीं आता है, लेकिन मेरा मानना है कि इस टॉपिक पर अगर आपका अंडरस्टैंडिंग बेटर होगा तो फिर आपको लिखने में थोड़ा आसान हो सकता है। यू विल गेट मोर मटेरियल। और जहाँ तक उत्तर प्रदेश हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, उसमें कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है मॉडल से भी। मध्य प्रदेश में तो मैंने देखा भी है, तो फिर उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग इसको वर्कआउट कर रहे हैं। क्योंकि अभी टाइम भी है और ऐसा कुछ वर्क प्रेशर नहीं है कि 2 दिन 4 दिन के अंदर में कोर्स कंप्लीट करना है। तो आप चाहो तो इसको भी देखना अच्छा है। इंग्लिश हिंदी दोनों वर्जन मिलाकर पढ़ोगे तो और अच्छा रहेगा। मैं प्रत्येक क्लास को हिंदी और अंग्रेजी में लेता हूँ और आपको पोस्ट करता हूँ। इसके पीछे उद्देश्य ही होता है कि दोनों तरीका से समझने की कोशिश करो, उससे आपको फायदे होंगे। समझ रहे हैं, बहुत सारा चीज होता है जिसको मैं हिंदी में नहीं बोल पाता हूँ, उसको अंग्रेजी में बोल देता हूँ। बहुत सारा अंग्रेजी में रहता है, वो हिंदी में नहीं रहता है। तो इसलिए सबको रिक्वेस्ट है कि दोनों को मिलाकर इसको क्या करो। ऑब्जेक्टिव भी वही होता है, मटेरियल बिल्कुल वही रहता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत डिफरेंस वही रहता है, तो वे ज्यादा अच्छा होगा। एनीवे, तो आज हमने बतलाया, कल ही हमने शुरू किया था नेतृत्व, और मैंने बतलाया था कि नेतृत्व प्रशासनिक व्यवहार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यवहार है। यह नर्व सिस्टम के भांति है, ये कह सकते हो प्राण शक्ति के भांति है, कह सकते हैं ये एक विद्युत प्रवाह के भांति है, जो व्यवस्था को जीवंत कर देता है, जो निराशा को आशा में बदल देता है, जो कह सकते हैं संभावनाओं को वास्तविकता में बदल देता है। समझ रहे हैं, जो अवसाद को मतलब कह सकते हो खुशी में परिणत कर देता है। तो नेतृत्व बहुत इंपॉर्टेंट बिहेवियर है एडमिनिस्ट्रेशन में। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि संगठन में नेतृत्व का मतलब जनरली अभाव रहता है। संगठन में हमेशा सही नेतृत्व का तलाश रहता है, और यही कारण है कि जहाँ जनसंख्या, मैं आपको कल क्या बतला रहा था कि भारत की आबादी 1 अरब 30 करोड़ से आसपास है, लेकिन हमारे पास 10 ऐसा शख्स नहीं है जिसको हम बोल सकते हैं कि वो पूरे भारत का नेतृत्व करता हो, या फिर मतलब पूरा भारत उसे अपना नेतृत्व स्वीकार करता हो, या फिर विश्व में 50-100 ऐसे नेता नहीं है जिनको पूरे विश्व अपना नेता स्वीकार करता हो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नेतृत्व हमेशा दुर्लभ वस्तु रहा है, और दूसरी बात उसका व्यवहार भी बहुत रहस्यमयी रहा है। इस कारण यह शोध अनुसंधान के दृष्टि से हमेशा महत्वपूर्ण रहा है, हमेशा शोध अनुसंधान होते रहा है। क्लियर है। यूपीएससी में एकदम क्वेश्चन देख रहा था कि नेतृत्व को जन विकासक होना चाहिए। जन विकासक का मतलब क्या होता चाहिए कि वह पब्लिक का विकास करे। फिर उसी संदर्भ में पूछा गया था कि नेतृत्व मतलब जनता के या अधीनस्थ जो भी उसके जिसको वो प्रभावित कर रहा है उसके किस आयाम को प्रभावित कर सकता है। जैसे तकनीक पक्ष हुआ, उसके ज्ञान पक्ष हुआ, उसके मूल्य पक्ष हुआ, किस पक्ष को प्रभावित कर सकता है, उसके फिजियोलॉजी हुआ, तो मूल्य प्रणाली को प्रभावित करता है, सोचने विचारने के तरीका को प्रभावित करता है। अंडर के नेतृत्व का मतलब ही होता है प्रभाव डालना। तो प्रभाव किस पर डालेगा? व्यक्ति के मनोविज्ञान पर प्रभाव डालेगा, उसके सोचने विचारने के तरीके पर विचार डालेगा। जैसा कि मैं पिछले दिनों आपको कल बतला भी रहा था कि नेतृत्व जो होता है, जो पीटर ड्रकर क्या कहता है कि नेतृत्व जो होता है वह निष्पादन को, औसत निष्पादन को उससे मर्यादा से ऊपर उठा देता है, आपके सोचने के तरीका को ऊंचा उठाता है, आपके परफॉर्मेंस को ऊंचा उठाता है, आपके व्यक्तित्व को ऊंचा उठाता है। समझ रहे? तो नेतृत्व का तो खैर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वह सीधा सीधी आपके व्यवहार को प्रभावित करता है। फिर एग्जाम्पल ले लो, सपोज करो कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 100 क्या 1000 के संख्या में कर्मचारी काम करते हैं, तो इस परिस्थिति में ये तो संभव नहीं है कि सभी अधीनस्थों को अपने सामने बैठाकर काम कराया जाए। तो फिर क्या तरीका है जिनके माध्यम से उनके व्यवहार को प्रभावित किया जाए, वो आप ना भी हो लेकिन वो आपसे प्रभावित होकर काम करते रहे, तो वो है आपका नेतृत्व। तो नेतृत्व के माध्यम से क्या होता है, आप उसके मनोविज्ञान को प्रभावित करते हैं, उनके व्यवहार को प्रभावित करते हैं, उनके मूल्य को प्रभावित करते हैं, और मनोवांछित कार्य जो आप चाहते हैं उनसे सुनिश्चित कर लेते हैं। तो नेतृत्व रियली में बहुत इंपॉर्टेंट बिहेवियर है। इस बाबत नेतृत्व के संदर्भ में बहुत सारे सिद्धांत विकसित हुए, जैसे हम लोग 3 वर्गों में बांट कर डिस्कस कर सकते हैं: लक्षणवादी सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत और परिस्थितिवादी सिद्धांत।
लक्षणवादी सिद्धांत 1940 के आस पहले था, 1900 से 1940 के बीच में शास्त्रीय चिंतन पर आधारित था। ऐसा माना जाता था कि नेतृत्व जन्मजात होता है, मतलब लीडर्स आर बोर्न नॉट मेड, नेता पैदा होते, होनहार बिरवान के हो चिकने पात, कहते हैं कि नहीं कहते, मतलब कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में ही दिखते हैं। ऐसा बहुत हद तक सही है कि आज जितने नेता आप जिसको देखते हो जो बड़े बड़े पद पर बैठे हुए, सब में कुछ खासियत जन्म से ही था जो उसके कारण आज इस पद पर पहुंचे हैं। फिर एक बार इसको थ्योरी को थोड़ा बाद में डेवलप कर दिया गया कि ए पर्सन डेवलप्स विथ या बॉन्ड्स विथ पर्सनल लीडरशिप एंड मैनेजरियल लीडरशिप ही लर्न्स लेटर ऑन। मतलब क्या हुआ कि वह प्रबंधकीय नेतृत्व सीखता है बाद में, मतलब कुछ एट्रीब्यूट तो जन्म से ही पैदा लेता है, जन्म लेकर जन्म पैदाइशी होता है, और कुछ को वह प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा विकसित कर लेता है। तो इसमें जितने विचारक हुए सब नेतृत्व के लक्षण को ढूंढा कि नेतृत्व को तेज होना चाहिए, नेतृत्व को विलक्षणवान होना चाहिए, उसे औजस्य होना चाहिए, उसे निर्णय लेने में क्षमतावान होना चाहिए, उसे उत्तरदायित्व वहन करने की क्षमता होनी चाहिए, उसमें बौद्धिक क्षमता होनी चाहिए, उसमें सहनशीलता होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। क्लियर है। लेकिन बाद में यह सिद्धांत को इसी पर मैंने बताया ग्रेट मैन थ्योरी। आपको याद होगा बचपन में दादाजी या दादी कहानी सुनाया करते थे, या मैगजीन चंदा मामा पेपर वगैरह में मैगजीन आता था चंदा मामा सब में, नंदन वगैरह में, एक राजा था, बहुत सुंदर था, बहुत साहसी था, बहुत वीर था, मतलब जितना एट्रीब्यूट था राजा में अपने आप होता था। राजा था सिर्फ सुंदर भी होगा, बहादुर भी होगा, मान लिया गया था। तो ये लक्षणवादी सिद्धांत का ही एक तरह से ये एक्सप्रेशन था, वो समझ में आया आपको। तो ये सिद्धांत बाद में नहीं माना, क्योंकि यह पाया गया कि नेतृत्व जो होता है वर्चुअली लक्षण कुछ डेफिनेटली होते हैं, लेकिन नेतृत्व को सामने वाला अधीनस्थ ही प्रभावित करता है और फिर परिस्थितियां ही प्रभावित करती है। इसलिए यह सिद्धांत बाद में पीछे चला गया और फिर जगह ले लिया कौन, व्यवहारवादी विचारधारा। समझ, ये विचारधारा मानता है कि नेतृत्व लक्षण का योग नहीं है। समझ, नेतृत्व व्यवहार में क्या कार्य करता है, नेतृत्व व्यवहार में क्या आचरण करता है, ये महत्वपूर्ण है। समझ, जैसे ऐसा बोला गया था 5 लक्षण, तो 5 लक्षण में कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो पता ही नहीं लगता है। फिर इसमें कहा गया था कि ये लक्षण है जो आपको नेतृत्व बनाता है। तो ऐसा तो देखा गया कि ये लक्षण एक प्रभावी नेतृत्व में भी अवेलेबल है और निष्प्रभावी नेतृत्व में अवेलेबल है। तो डिफरेंस कहाँ हुआ, जब प्रभावकारी नहीं है लक्षण होने के बावजूद, इसका मतलब कुछ और भी घटक नेतृत्व को प्रभावित करते हैं। तो इसको हटाने के पीछे, ये विचारधारा को हटाने के पीछे कई कारण थे कि ये नेतृत्व के बारे में पहली बात तो लक्षण के बारे में एकमत पॉइंट नहीं दे पा रहा था, एक कॉमन लिस्ट डेवलप नहीं कर पा रहा था, फिर उनका रिलेटिव इंपॉर्टेंस नहीं बतला पा रहा था। समझ, और ये देखा जा रहा था कि वो लक्षण 2 व्यक्ति में है, लेकिन एक प्रभावकारी एक गैर प्रभावकारी है, यानी ये परिस्थिति अधीनस्थ इत्यादि पर विचार नहीं कर रहा था, इसलिए इसको हटा दिया गया और व्यवहारवादी विचारधारा है। तो व्यवहारवादी विचारधारा में नेतृत्व को व्यवहार से दर्शाया गया है और कहा गया है कि एक अच्छा नेतृत्व वही है जो उपयुक्त कार्य के लिए उपयुक्त शैली विकसित कर लेता। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हो कि वर्चुअली क्या होता है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन में मुख्यतः 2 प्रकार के काम होते हैं, एक उत्पादन संबंधी कार्य होते हैं, एक कर्मचारी संबंधी कार्य होते हैं। तो एक प्रभावी नेता कौन होगा, जो उत्पादन संबंधी कार्य के लिए कार्य अभिमुखी शैली विकसित करता हो और कर्मचारी संबंधी कार्य के लिए कार्मिक अभिमुखी शैली विकसित करता हो। ठीक है, देयर इज नो कन्फ्यूजन। देखोगे इस प्रतिमान पर या इससे विचारधारा पर कई प्रतिमान विकसित हुए, तो वही प्रतिमान में यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहला प्रतिमान का नाम है जिसको हम लोग कहते हैं नैतिक सांतत्वक प्रतिमान, अंग्रेजी में इसको आप लीडर कंटेनर मॉडल भी बोल सकते हो। समझ रहे हैं, लीडरशिप कंटेनर मॉडल ये 1930 में डेवलप हुआ था। कुट लेविन, फिलिप कैसे राल्फ वाइट और रोनाल्ड लिपिट द्वारा विकसित हुआ था। कुट लेविन, रोनाल्ड लिपिट और फिर आपको मैंने बताया राल्फ वाइट द्वारा विकसित हुआ था। इसमें नेतृत्व को एक निरंतरता के रूप में दर्शाया गया, जिसके एक छोर में कौन होता है, निरंकुश नेतृत्व, और दूसरे छोर में क्या होता है, हस्तक्षेपी नेतृत्व। तो जैसे आप देखते होंगे घर में ही आपका जब नौकर चाकर कोई नया दिन रखाता है, कोई नया नौकर चाकर आता तो आपका रवैया शुरू में ऐसा रहता है
फिर धीरे 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 जैसे जैसे वो आपके घर में रहता है, हैबिचुअल हो जाते हैं आप भी उसके प्रति, वो भी एडजस्ट कर जाता है, तो आपका रवैया पूरा हस्तक्षेपी हो जाता है। फिर आप उसको चाबी दे देते हो, पूरा जिम्मेवारी दे देते हो। क्यों? क्योंकि वो तब तक वो एक कस्टम हो चुका होगा। तो शुरुआत होता है यहाँ से और खत्म होता है यहाँ, मतलब यहाँ बिल्कुल हस्तक्षेपी होता है, उस पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं किया जाता है, उसको बिल्कुल जगह नहीं दिया जाता है, क्योंकि आप उसको जानते नहीं, वो आपको नहीं जानता। इसलिए शुरू में पूरा व्यवहार हस्तक्षेपी रहता है, निरंकुश टाइप का रहता है, और इस अंत में आकर हस्तक्षेपी होता है, स्वेच्छाचारी रहता है। और इन दोनों के बीच में कौन होता है? लोकतांत्रिक होता है। और इस प्रतिमान में कहा गया है कि नेतृत्व सबसे बढ़िया कौन होता है? लोकतांत्रिक नेतृत्व सबसे बेहतर होता है। क्लियर है? देयर इज नो कंफ्यूजन। तो इसमें नेतृत्व को एक निरंतरता में दर्शाया गया, इस प्रतिमान में समझ रहे हैं, निरंतरता में दर्शाया गया है, जिसके एक छोर में हस्तक्षेपी नेतृत्व है और दूसरे छोर में अहस्तक्षेपी नेतृत्व है, और इन दोनों के बीच में लोकतांत्रिक नेतृत्व है, और कहा गया कि लोकतांत्रिक नेतृत्व सबसे बेहतर होता है। उसके बाद आप देखोगे दूसरा जो है वो है ओहियो स्टेट अध्ययन। अमेरिका में एक विश्वविद्यालय हुआ, ओहियो स्टेट विश्वविद्यालय, समझ, उसी के द्वारा ये डेवलप किया गया 1945 में। और इसको डेवलप कौन किया है? फ्लेशमैन है, हैरिस और बर्ट है, समझ रहे, फ्लेशमैन, हैरिस और बर्ट। और इसमें वर्चुअली 2 पॉइंट चुना गया है, एक हुआ उत्पादन संबंधी कार्य, दूसरा हुआ कर्मचारी संबंधी कार्य। तो उत्पादन संबंधी कार्य के लिए इसको शब्द इसने इस्तेमाल किया है इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर, और कर्मचारी शब्द के लिए इसने इस्तेमाल किया है कंसिडरेशन। समझ रहे, कर्मचारी संबंधी कार्य के लिए कंसिडरेशन यानी विचार, और उत्पादन संबंधी कार्य के लिए इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर मतलब परिवर्तनीय संरचना, यह शब्द इस्तेमाल किया है। क्लियर है? इसके आधार पर टेबल बनाया है 4 का, यहाँ तो मैं 9 का बनाया, वो 4 का बनाया है। समझ रहे, ये जैसे 1 हुआ, 1 2 1 हुआ, 2 1 2 हुआ, और मतलब आपका सब 2 2 हुआ। समझ रहे, 4 सेट बनेगा। तो 4 सेट जो बनेगा उसमें बताया गया है कि एक अच्छा नेतृत्व वही होता है जो उत्पादन संबंधी कार्य के लिए और कर्मचारी संबंधी कार्य दोनों को सर्वोपरि महत्व देता है। अगर सपोज करो जो दोनों को महत्व नहीं देता हो, उसको निकृष्ट नेतृत्व कहेंगे। जो कर्मचारी संबंधी कार्य को महत्व देता है और कार्य संबंधी कार्य को महत्व नहीं देता है, और इधर जो हुआ वो कार्य को ज्यादा महत्व देता है, कर्मचारी को महत्व देता है, दोनों स्वीकार्य नहीं है। ज्यादा अच्छा कौन माना जाएगा? जो उत्पादन संबंधी कार्य यानी इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर को और कंसिडरेशन दोनों को समुचित जगह देगा, महत्तम जगह देगा, पर्याप्त महत्व देगा, वही सबसे बेहतर नेतृत्व होता है इस प्रतिमान के अनुसार। कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग देखते हैं मिशिगन अध्ययन। ये एक्चुअली अमेरिका का मिशिगन विश्वविद्यालय द्वारा डेवलप किया गया 1946 में। इसको डेवलप किया है रैंसिस लिकट और साथी लोग। समझ, इस प्रतिमान में नेतृत्व के 2 कार्य और शैली पर विचार किया गया है, एक उत्पादन संबंधी कार्य और उत्पादन संबंधी शैली, और दूसरा कर्मचारी संबंधी कार्य और कर्मचारी संबंधी शैली। समझ, और इसमें कहा गया है कि कर्मचारी संबंधी शैली जो होता है वह ज्यादा बेहतर होता है, वह ज्यादा लोकतांत्रिक होता है, वह ज्यादा सहभागितापूर्ण होता है, वह ज्यादा लोकशील होता है, और ज्यादा स्वीकार्य होता है। तो इस प्रतिमान में मिशिगन अध्ययन में कर्मचारी संबंधी शैली को सबसे बेहतर माना गया है। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं लिकट का ABCD प्रतिमान। लिकट ने, रैंसिस लिकट व्यवहारवादी विचारक है। व्यवहारवादी विचारधारा में आप उनका नाम सुने होंगे। तो उन्हें नेतृत्व के 4 प्रतिमान 4 वर्गों में उन्होंने बांटा है, A B C D। A का मतलब क्या होता है? एक्सप्लॉइटेटिव अथॉरिटेरियन, ऑटोक्रेट बोल सकते हैं। B का मतलब क्या होता है? बेनिवोलेंट ऑटोक्रेटिक। C का मतलब होता है कंसल्टेटिव, और D का मतलब होता है डेमोक्रेटिक। तो एक्सप्लॉइटेटिव ऑटोक्रेटिक का मतलब क्या हुआ? जो शोषणकारी निरंकुश हो। B हुआ बेनिवोलेंट ऑटोक्रेटिक का मतलब क्या हुआ? जो परोपकारी निरंकुश है। तीसरा C होता है कंसल्टेटिव, परामर्शी, और D हुआ डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक, या उसको पार्टिसिपेटिव या सहभागिता पूर्ण भी कहते हैं। क्लियर है? इस पर यूपीएससी में कई दफा क्वेश्चन भी आया, इस मॉडल पे आया है, और इसको आप जहाँ चाहो दूसरी जगह भी इसका इस्तेमाल करके पॉइंट आउट किसका अप्लाई कर सकते हो। तो पहला कैसा हुआ? बहुत सारे ऐसा नेता होते हैं जो स्वेच्छाचारी होते हैं, शोषणकारी होते हैं,
और स्वेच्छाचारी है, अधिनायक टाइप के होंगे और शोषण भी करेंगे, जैसे हिटलर, मुसोलिनो वगैरह को आप उस श्रेणी में रख सकते हो। दूसरा कौन हुआ, आपके गार्जियन टाइप का जो हुआ, मतलब गार्जियन क्या होते हैं, निरंकुश तो होते हैं, स्वेच्छाचारी भी कुछ मायने में होते हैं, लेकिन परोपकारी होते हैं, समझ रहे हैं। जैसे अकबर को रख लो, फिर आप रख लो अशोक को रख लो, जो बाद में अशोक आए, वो सब परोपकारी निरंकुश थे, क्योंकि उन पर कोई अंकुश नहीं था, इसलिए उसको निरंकुश कहा, क्योंकि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था समय आया भी नहीं था, तो इसलिए उसको निरंकुश कहा जाता है। क्योंकि कोई अंकुश नहीं है, अपनी इच्छा से करना था, इसलिए निरंकुश हो गया। तो परोपकारी निरंकुश थे अशोक और अकबर के शासनकाल। तीसरा कंसल्टेटिव कहलाता है। तो कंसल्टेटिव में क्या होता है कि जो भी कोई प्रॉब्लम होगा तो नेता हर लोग से बात करेगा, सबसे इंडिविजुअली परामर्श लेगा, लेकिन निर्णय खुद लेगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पार्टिसिपेटिव कंसल्टेटिव कहते हैं। और चौथा क्या होगा बताइए, चौथा होता है, जैसे आप कह सकते हो, चौथा को आप कह सकते हो, जिसको डेमोक्रेटिक कहते हैं, पार्टिसिपेटिव कहते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें यह होता है कि वर्चुअली, मतलब आप समझ लो कि नेता जो होता है वह कोई भी समस्या आता है उसको सबके सामने रखेगा, सबसे विचार विमर्श करेगा और उसके आधार पर निर्णय लेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर ना, इस व्याख्या को हम लोग राज्यपाल की भूमिका के साथ भी देख सकते हैं। हम राज्यपाल की भूमिका को कुछ इस तरह दे सकते हैं, एक बुरा राज्यपाल, मोटा मोटे मान लो, तो बुरा राज्यपाल क्या होगा, जो मतलब स्वेच्छाचारी व्यवहार भी करेगा और राज्य का अहित भी करता रहेगा, हमारे के नहीं। ए टाइप का हो गया। बी जो होगा उसको परोपकारी राज्यपाल कह सकते हो, करेगा तो स्वेच्छाचारी, लेकिन राज्य का अहित नहीं करेगा। और तीसरा होता है राज्यपाल, जो राज्यपाल जिसको कह सकते हो परामर्शी राज्यपाल, वो क्या करेगा, बात करेगा सबसे, लेकिन निर्णय खुद लेगा। जैसे आपको मैंने बताया था, अनुच्छेद 371 के तहत बहुत सारे ऐसे राज्य जिसमें राज्यपाल जो है मंत्री परिषद से परामर्श करता है, लेकिन निर्णय खुद लेता है। और चौथा कौन हुआ, अब चौथा जो हुआ उसमें होगा जिसमें जो शेष विषय हुआ, अनुच्छेद मतलब कर सकते हो, जिसमें मंत्री परिषद उसके सहायता के लिए, यानी कि राज्यपाल मंत्री परिषद से विचार विमर्श करके या जो मंत्री परिषद कहता है उसके अनुसार कार्य करता है, समझ रहे हैं। तो इस तरह से डी मॉडल हो गया, ABCD मॉडल यहाँ पर भी हम लोग लागू करके देख सकते हैं। तो वर्चुअली क्या है कि यह वर्तमान सबसे बेहतर है, और इसमें सबसे बेहतर किसको माना गया है, डी को माना गया है। लोकतांत्रिक सहभागितापूर्ण शैली को सबसे बेहतर माना जाता है इस वर्तमान में। क्लियर है, देयर इज नो कंफ्यूजन। अब लास्ट में देखो, ये जो है प्रबंधकीय या नेतृत्व ग्रिड मॉडल कहते हैं इसको, मैनेजरियल ग्रिड, ये 1964 में आया था, रॉबर्ट ब्लैक और मॉन्टेन द्वारा डेवलप हुआ था, समझ रहे हैं। मतलब कह सकते हो जेन मॉन्टेन और रॉबर्ट ब्लैक ने इसको डेवलप किया था 1964 में, उसने उसका नाम रखा था मैनेजरियल ग्रिड। यही मॉडल को 1991 में नाम बदल दिया गया और इसको फिर से डेवलप किया गया रॉबर्ट ब्लैक और कह सकते हैं एडम्स मैकेनिज द्वारा, और इसका नाम कर नेतृत्व ग्रिड प्रतिमान कर दिया गया। और इसमें देखोगे कि दो तरह, कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, कंसर्न फॉर पीपुल, यानी उत्पादन संबंधी कार्य के लिए कंसर्न फॉर प्रोडक्शन और कर्मचारी संबंधी कार्य के लिए कंसर्न फॉर पीपुल शब्द इस्तेमाल किया गया। और इसमें 9 का एक ग्राफ बनाया गया है, तो इधर भी 9 इधर भी 9, तो 9 के हिसाब से टोटल ऑर्डिनेंस तो 81 बनेंगे, इनसे 5 बनाए, 1 लिया, फिर 9 लिया, फिर 19 लिया, फिर बीच में 5 लिया, फिर 9 लिया। ठीक है, 5 लीडरशिप स्टाइल हुआ। तो पहला लीडरशिप को 1 कहते हैं, जिसमें ना उत्पादन संबंधी कार्य के लिए ध्यान देता है, न कर्मचारी संबंधी कार्य के लिए ध्यान देता है, इसको सबसे खराब माना जाता है। यह हुआ 9-1, यानी कि वह कार्य पर तो बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है, इन कर्मचारी पर ध्यान नहीं दे रहा है, इसको टास्क ओबीडियंस कहते हैं। फिर इसको कहते हैं उल्टा हुआ 1-9, यह उसमें कार्य पर बिल्कुल ध्यान नहीं, केवल कर्मचारी पर ध्यान है, उसको हम लोग कहते हैं कंट्री क्लब मैनेजमेंट। समझ रहे, कंट्री क्लब मैनेजमेंट, चौपाल प्रबंधन। और जो 5-5 हुआ, इसको हम लोग कहते हैं मिड पाथ, मध्य मार्ग हुआ, जिसमें दोनों पर पर्याप्त रूप से विचार कर रहा है। और सबसे बेहतर कौन है, 9-9, जिसमें कर्मचारी संबंधी कार्य यानी कंसर्न फॉर प्रोडक्शन और कंसर्न फॉर पीपुल दोनों पर सबसे ज्यादा बल दे रहा है, तो इसको 9-9 कहते हैं। तो इस प्रतिमान के अनुसार 9-9 जो होगा, यानी कि अच्छा नेतृत्व वही है जो उत्पादन संबंधी कार्य और कर्मचारी संबंधी कार्य
दोनों के लिए पर्याप्त महत्व देता है, महत्तम ध्यान देता हूँ। क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं तीसरा जो प्रतिमान है उसको हम लोग परिस्थितिवादी सिद्धांत कहते हैं, इसको सिचुएशनल थ्योरी कहते हैं। जैसा कल मैं आपको बताया था कि मिलेट क्या कहते हैं, लीडर्स आर मेड एंड ब्रोकन बाय द सर्कमस्टांसेस। परिस्थितियां नेतृत्व को बनाती है और बिगाड़ती है। परिस्थितियों को उन्होंने दो वर्गों में बांटा था, पॉलिटिकल और इंस्टीट्यूशनल। पॉलिटिकल बाह्य हो गया और इंस्टीट्यूशनल आंतरिक हो गया। तो इसका मतलब है कि नेतृत्व परिस्थिति द्वारा होता है। अभी देखो ना, बहुत सारे राजनीतिक दल जो है कभी सत्ता में थे आज बाहर है, और बहुत सारे राजनीतिक दल जो पहले बाहर थे सत्ता में, जिसके अलावा परिस्थितियां में हर बार भी तो वो नेता बन गए और परिस्थितियां बेकार हो गई तो बाहर चले गए। तो इस हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है परिस्थितिवादी विचारधारा, क्योंकि वास्तविकता यही है कि नेतृत्व परिस्थिति पर निर्भर करता है और भी घटक पर निर्भर करता है। तो इस प्रतिमान में कहा गया है कि नेतृत्व को एक परिस्थिति का अवधारणा माना गया कि नेतृत्व परिस्थितियों से प्रभावित होता है, और एक प्रभावी नेतृत्व वही है जो उपयुक्त परिस्थिति में उपयुक्त शैली विकसित कर लेता है। जैसे परिस्थिति उस हिसाब से शैली। देखते हो कि चुनाव का मतगणना हो रहा है और राजनीतिक दल को देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग आपको देखोगे, वही राजनीतिक दल जब चुनाव जीत रहा होता है एग्जिट पोल के हिसाब से या फिर चुनावी ट्रेंड के हिसाब से, उस समय उसका आवाज देखो, उस समय उसका मोटिव एटीट्यूड देखो, और जब चुनाव हार गया या फिर जीत गया फिर उसका एटीट्यूड देखो कैसे बदल जाता है। तो जैसे परिस्थिति उस हिसाब से बदल जाए। यानी अच्छा नेतृत्व वही है जो उपयुक्त परिस्थिति में उपयुक्त शैली डेवलप कर लेता हो। क्लियर है। तो इस प्रतिमान पर जैसे कौन कौन सा पारिस्थितिक घटक होता है जो नेतृत्व को प्रभावकारिता को प्रभावित करता होगा। तो सबसे पहले तो खुद नेता का अपना गुण होता है, अपना अनुभव होता है, अपना प्रत्याशा होता है जो समय अंतराल में बदलते रहता है। चाहे कहीं आप सफल होते हैं तो आपका उम्मीद आगे सफल वाला रहता है, सकारात्मक रहता है। कहीं आप विफल हो जाते हैं तो आपका उम्मीद आगे निराशावादी हो जाता है। तो व्यक्ति यानी नेता का अपना मूल्य बोलो, अनुभव बोलो, उम्मीद बोलो। दूसरा क्या होगा, आपके वरिष्ठ वो भी आपके एक जैसा नहीं रहते, ऑर्गेनाइजेशन दर ऑर्गेनाइजेशन वो भी बदलते रहते हैं। उनका भी मूल्य, उनका भी अनुभव, उनका भी प्रत्याशा अलग होता है। फिर आपके कुलीग मतलब सहकर्मी जिनके साथ आपको काम करना है वो भी बदलते रहते हैं। अभी आप केंद्र सरकार में थे, फिर राज्य में चले गए, राज्य सरकार में थे, डिप्यूटेशन पर केंद्र सरकार में आ गए, तो फिर क्या होगा, आपके कुलीग भी बदल जाएंगे और उनका भी मूल्य, उनका भी अनुभव, उनका भी प्रत्याशा आपको प्रभावित करेगा। फिर क्या हुआ, सबऑर्डिनेट का मतलब आपके जो मातहत हुए जिसके माध्यम से आपको काम कराना है वो भी हर डिपार्टमेंट और पोजीशन के अनुसार बदलते रहते हैं। उनका भी मूल्य, उनका भी व्यवहार, उनका भी अनुभव, उनका भी प्रत्याशा आपके नेतृत्व को प्रभावित करेंगे। फिर कार्य की प्रकृति का है, कार्य हो सकता है थोड़ा नैतिक प्रकृति का हो, कार्य महत्वपूर्ण प्रकृति का होगा, कार्य संवेदनशील प्रकृति का हो, कार्य गोपनीय प्रकृति का हो, तो उस हिसाब से आपको अपना शैली डेवलप करना पड़ता है। फिर संगठन का संस्कृति और पर्यावरण, जिस संगठन में काम करें उसका क्या संस्कृति और पर्यावरण है। आप आईबी में काम कर रहे हो कि होमगार्ड में काम कर रहे हो कि एसपीजी में काम कर रहे हो, इस पर निर्भर करता और उस हिसाब से आपका शैली निर्धारित होगा। तो मिला जुला कर 6 घटक बतलाया। पहला नेता का घटक, फिर दूसरा बतलाया नेता का स्वयं अपना घटक, फिर वरिष्ठ का घटक, फिर सहकर्मी घटक, फिर अधीनस्थ का घटक, फिर कार्यपालक का कार्य की प्रकृति, फिर संगठन का संस्कृति और पर्यावरण, सब मिलकर आपके प्रभावकारिता को क्या करते हैं, तय करते हैं। 6 साथ एक ही साथ काम कर रहे हैं और जो इसमें ज्यादा प्रभावपूर्ण होगा वही आपके शैली को क्या करेगा, निर्धारित कर देगा। क्लियर है, देयर इज नो कन्फ्यूजन। तो ये प्रतिमान, इसमें देखोगे कि इसमें भी बहुत सारे प्रतिमान डेवलप किए गए, समझ रहे, इसमें बहुत प्रतिमान डेवलप किए गए। इसमें जो नेतृत्व को दर्शाया गया है, इसमें आप देखोगे कि इसमें कार्य और शैली पर बात हो रहा था, इसमें कार्य और शैली पर बात नहीं होगा, इसमें परिस्थिति और शैली पर बात होगा। तो पहला प्रतिमान है जिसका नाम है, जिसको हम लोग यहाँ पर कहते हैं पारिस्थितिक सातत्यक प्रतिमान। वो भी कुछ इसी प्रकार कंटिन्यूटी से चलता है। ये 1958 में रॉबर्ट टॉनिनबॉम और वारेन स्मिथ द्वारा डेवलप किया गया, समझ रहे हैं, वारेन स्मिथ और रॉबर्ट टॉनिनबॉम द्वारा डेवलप किया गया। इस प्रतिमान में 3
पारिस्थितिक घटक का चिन्हित किया गया है। पहला खुद आप, दूसरा आपके अधीनस्थ और तीसरा आपके परिस्थिति। ये तीन परिस्थिति, इसमें सत्ता को लिया गया है केंद्र बिंदु पे और कहा गया है कि जैसे जैसे आप कह सकते हो स्वेच्छाचारी नेतृत्व, निरंकुश नेतृत्व से हस्तक्षेपी नेतृत्व की तरफ बढ़ते हो, आपका नेतृत्व का मतलब सत्ता का प्रयोग आपका घटते जाएगा और अधीनस्थों का द्वारा सत्ता का प्रयोग क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो इसमें ये बतलाने की कोशिश किया है कि वर्चुअली जैसे जैसे मतलब होता है, आप मतलब परिस्थिति कार्य के अनुसार पहले आपके अधीनस्थ हुए, आप खुद हुए और आपकी परिस्थिति हुआ। जैसे आप देखो ना, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। आप मैं किसी का अपने इंडिविजुअल संदर्भ में ले लो, अभी मैं जितना सत्ता का प्रयोग करता हूँ, समझ रहे हैं, अभी जो मेरे अधीनस्थ हुए, अभी जो परिस्थिति है, क्या ये 70 साल 80 75 साल जब मेरा हो जाएगा तो भी यही रहेगा? नहीं। तो मेरा क्या होगा, ये सत्ता जो मैं प्रयोग कर रहा हूँ वो कम होने लगेगा और मेरे बच्चों द्वारा सत्ता का प्रयोग बढ़ने लगेगा, परिस्थितियां बदल जाएगी। अभी मैं शरीर से सक्षम हूँ और बहुत बौद्धिक रूप से काम कर पा रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे सब कमजोर पड़ जाता है और फिर आदमी प्रआश्रित हो जाता है। तो इस प्रकार क्या देखते हो कि जैसे जैसे समय बदलता जाता है, परिस्थितियां बदल जाते थे, अधीनस्थ बदलते जाते हैं, आपके अपने अनुभव और मूल्य बदलते जाते हैं, वैसे वैसे क्या होता है, नेतृत्व का शैली भी बदलते जाता है और आदमी पहले बॉस सेंटर्ड यानी प्रधान केंद्रित नेतृत्व से किधर चल जाता है, अधीनस्थ केंद्रित नेतृत्व की तरफ आप शिफ्ट कर जाते हो। समझ रहे हैं? जैसे अभी तो आपका चलता होगा, लेकिन बाद में आपके बेटों का चलेगा, होगा कि नहीं होगा? सो दिस इज द बेसिक पॉइंट। क्लियर? इसमें तीन पारिस्थितिक घटक को चिन्हित किया गया है। पहला घटक कौन हो गया? पहला घटक आप खुद हो, दूसरा हो गया आपके अधीनस्थ हो गया और तीसरा परिस्थिति हो गया। और कहा गया कि जैसे जैसे समय बीतते जाता है, जैसे जैसे तो नेता क्या होता है, पर नेता का बॉस सेंटर्ड यानी नेतृत्व या प्रधान केंद्रित नेतृत्व से वह किधर की तरफ जाता है, अधीनस्थ केंद्रित नेतृत्व की तरफ बढ़ता चला जाता है। क्लियर है? दूसरा ये मॉडल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है कंटीजेंसी मॉडल, आकस्मिकता सिद्धांत। ये फीडलर द्वारा डेवलप हुआ था, 1967 में डेवलप हुआ था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट और टफ मॉडल है थोड़ा, समझ रहे? इस मॉडल में समझ रहे हैं आपका दो पैरामीटर चूज किया गया है। दो पैरामीटर मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन में देखो कोई एक ऐसा सहकर्मी जरूर होगा जिसके साथ कोई काम करना पसंद नहीं करता, उसको लिस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर, उसको कोई पसंद नहीं करता, उसके साथ कोई काम करना नहीं चाहता, उसको एलपीसी कहा गया, लिस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर। और दूसरा इसमें मान दो अपोजिट के बीच समानता को मान लिया गया, मतलब एज्यूम्ड सिमिलरिटी बिटवीन अपोजिट। ये दो चीज को इन्होंने मानक माना है, समझ रहे? और इसने तीन वेरिएबल को चुना। कौन कौन पारिस्थितिक घटक है? पहला नेता सदस्य संबंध। तो नेता सदस्य संबंध हर ऑर्गेनाइजेशन में एक जैसा नहीं होता है, कहीं नेता सदस्य संबंध अच्छा होता है, कहीं खराब होता है। फिर दूसरा टास्क स्ट्रक्चर, ये बोला टास्क से बोला कार्य संरचना, ये भी एक जैसा नहीं होता है, कहीं टास्क स्ट्रक्चर काफी अच्छा होता है, कहीं टास्क स्ट्रक्चर बहुत खराब होता है। जैसे आर्मी का टास्क स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होगा और होमगार्ड का टास्क स्ट्रक्चर बहुत ही खराब होता है, समझ? उसके बाद देखो लीडर्स पोजीशन पावर, कि लीडर का जो पोजीशन पावर भी होता है वो भी, जैसे आईपीएस अधिकारी को ले लो, वो आईपीएस अधिकारी जब बीएसएफ में है तब उसका पोजीशन देखो, राज्य में लॉ एंड ऑर्डर का प्रधान है तब उसका पोजीशन देखो, होमगार्ड का डीजीपी है तब उसका पोजीशन देखो, बदलते रहता है। तो इस प्रकार लीडर का पोजीशन पावर, टास्क स्ट्रक्चर और लीडर मेंबर रिलेशन तीन वेरिएबल है, समझ रहे हैं? इसी को ध्यान में रखकर इसने जैसा 8 सिचुएशन डेवलप किया है, समझ रहे? तो पहला कौन है? लीडर मेंबर रिलेशन, दूसरा टास्क स्ट्रक्चर और तीसरा लीडर पोजीशन पावर। तो जैसा भी आपको मैंने बताया, एज्यूम्ड सिमिलरिटी बिटवीन अपोजिट। तो इसने क्या किया है, जैसे लीडर पोजीशन रिलेशन में लीडर मेंबर रिलेशन जो पहला घटक हुआ उसमें 4 को मान लिया है कि अच्छा संबंध होगा और 4 को मान लिया है खराब संबंध होगा। क्लियर? तो 4 अच्छा संबंध है और 4 खराब संबंध है। उसी प्रकार आप जो टास्क स्ट्रक्चर दूसरे वाला लिया है उसमें माना है 2 में अच्छा है, 2 में खराब है, फिर 2 में अच्छा है, फिर 2 में खराब है। क्लियर है? और तीसरा जो है
लीडर पोजीशन पावर, इसमें एक एक माना है। यहाँ सशक्त है, फिर कमजोर है, फिर सशक्त है, फिर कमजोर है, फिर सशक्त है, फिर कमजोर है, फिर सशक्त है, फिर कमजोर है। तो आप इसमें से मान लिया गया है, और फिडलर महोदय ने मान, तो आप मेरे से पूछ सकते हो कि जब पहले वाले को 4 में वर्गीकरण किया तो सब में 4 को में वर्गीकरण क्यों नहीं किया? तो अगर सबको 4 में वर्गीकरण कर देता तो सिचुएशन 2 ही बनता। नहीं सर, यहाँ पर हमें 8 सिचुएशन बनाना था, तो 8 सिचुएशन में एक में 4 के आधार पर किया, एक में 2 के आधार पर किया, एक में सिंगल पर किया, तभी ना 8 सिचुएशन बना। यहाँ कुछ परिस्थिति, यहाँ कुछ परिस्थिति, यहाँ कुछ परिस्थिति, यहाँ कुछ, जैसे यहाँ ले लो, यहाँ पर नंबर 1 में ले लो, यहाँ पर क्या है, नेता सदस्य संबंध अच्छा है, यहाँ कार्य संरचनाकृत है, और यहाँ नेता का पावर पोजीशन भी अच्छा है। लेकिन वही दूसरे में आ जाओ तो क्या होगा, संबंध अच्छा है, कार्य संरचना भी ठीक है, लेकिन लीडर का पोजीशन कमजोर हो गया। समझ, उसी प्रकार तीसरा में भी डिफरेंस होते चला जाता है। क्लियर है ना? तो बोलता है कि इसमें 8 सिचुएशन बन रहा, और 8 सिचुएशन में लेफ्ट और राइट, बोलता है कि जैसे जैसे आप लेफ्ट की तरफ बढ़ोगे वैसे वैसे लीडर के लिए काम करना आसान हो जाता है, और जैसे जैसे राइट की तरफ बढ़ोगे लीडर के लिए काम करना। सबसे खराब सिचुएशन 8 है, जो सब चीज खराबी है। समझ रहे, 8 का सिचुएशन सबसे खराब है, और सबसे अच्छा सिचुएशन 1 है, जो सब चीज अच्छा है। जो सब चीज अच्छा है तो काम करो। तो बोलता है कि जो इधर जैसे जैसे आप बढ़ोगे, ये कार्य के नेता के लिए फेवरेबल सिचुएशन होता है, और ऐसे जिधर बढ़ रहे हो नेता के लिए अनफेवरेबल सिचुएशन होगा। और बोल रहा है कि फर्स्ट थ्री में आप कार्य अभिमुखी शैली इस्तेमाल कर सकते हो, 4th 5th में आप कर्मचारी अभिमुखी शैली इस्तेमाल कर सकते हो, 6 में आप कार्य अभिमुखी शैली इस्तेमाल कर सकते हो, 7 में बोलता है आंकड़ा क्लियर नहीं है, और 8 में बोलता है कोई भी शैली इस्तेमाल करो, कार्य अभिमुखी या कर्मचारी नहीं, 7 में बोलता है कोई भी शैली इस्तेमाल करो, और 8 में बोलता है कार्य अभिमुखी शैली इस्तेमाल करो। जैसे उदाहरण के तौर पर, जैसे आप इन जनरल मेरे से समझिए, सब चीज ठीक है तो आदमी को क्या करना चाहिए? काम। अगर सब चीज खराब है तो भी क्या करना चाहिए? काम करना चाहिए। फिर जब आप काम करेंगे नहीं तो फिर सुधरेगा कैसे? सपोज ये खुदा ना खास्ते कि कोई ABCD कोई बच्चा ले लीजिए, उसको पढ़ने के उसके माता पिता से उसको बहुत अच्छा प्यार मोहब्बत मिल रहा है, उसको पढ़ाई लिखाई करने के लिए जितना सा चाहिए पैसा सब कुछ मिल रहा है, समझ रहे, उसको घर में इज्जत, जितने समाज में प्रतिष्ठा, सब चीज चाहिए, सब अवेलेबल है, तो उसको क्या करना चाहिए? पढ़ाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और समझ के जो वो उल्टा सिचुएशन लीजिए, जिसमें उसका परिवार भी चौपट है, ढांचा भी नहीं है, और उसकी अपनी पहचान भी संकट में, तो फिर कैसे इस सब चीज को प्राप्त करेगा? तो फिर काम करो। तो दोनों 1 नंबर सिचुएशन और 8 नंबर सिचुएशन, ये दोनों सिचुएशन में आपको काम करना है। 1 से 3 में काम ठीक रहेगा, 4 से 5 में कर्मचारी से वाला शैली ठीक रहेगा, 6 में कोई आंकड़ा नहीं, 7 में दोनों में कोई भी चल जाएगा, और 8 में क्या बोलता है? कार्य करो। क्लियर है? तो ये फिडलर का बड़ा इंपॉर्टेंट मॉडल है जो यहाँ पॉइंट आउट किया। क्लियर? अब देखो तीसरा मॉडल जो है, इसको पथ लक्ष्य प्रतिमान कहते हैं। ये प्रतिमान 70-71 में मार्टिन एवांस और रॉबर्ट हॉस द्वारा डेवलप किया गया। मार्टिन एवांस और रॉबर्ट हॉस द्वारा डेवलप किया गया पथ लक्ष्य प्रतिमान। इस प्रतिमान में देखोगे 2 घटक का चिन्हित किया गया है, एक अधीनस्थ कैसे आपके हैं, और दूसरा पर्यावरणीय दबाव कैसा है। समझ, अधीनस्थ के गुण और दूसरा पर्यावरणीय दबाव। इसमें नेतृत्व के शैली को 3 वर्गों में बांटा गया है, तो 4 वर्गों में, निर्देशात्मक शैली, सहयोगी शैली, उसके बाद सहभागितापूर्ण शैली, और अचीवमेंट ओरिएंटेड शैली। समझ रहे? तो कहा गया है एक अच्छा नेता वही होता है जो अधीनस्थों को लक्ष्य दिखलाता है, होता है कि नहीं? एक अच्छा नेता वही जो अधीनस्थों को लक्ष्य दिखलावे, लक्ष्य प्राप्ति का मार्ग दिखलाए, लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में आने वाले बाधाओं को दूर करने का उपाय बताए। मेरी बात समझ रहे? मतलब इस प्रतिमान के अनुसार नेतृत्व को लक्ष्य के साथ जोड़ा गया और बतलाया गया कि नेतृत्व को, अच्छा नेतृत्व वही है जो अधीनस्थों को लक्ष्य दिखलाए, लक्ष्य प्राप्ति का मार्ग दिखलाए, और लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में आने वाले बाधाओं को दूर करने का उपाय बतलाया। इसमें 2 चीज ध्यान रखिएगा, आपका अधीनस्थ कैसा है उसी अनुसार उसके लक्ष्य बतलाइए, और दूसरा पर्यावरणीय दबाव कैसा है। पर्यावरणीय दबाव माकूल है,
उसी अनुसार जैसा पर्यावरणीय दबाव है वैसा ही उसको लक्ष्य दिखलाइए, समझ रहे हैं, और लक्ष्य प्राप्ति का मार्ग दिखलाइए और उसके मार्ग में आने वाले बाधाओं को दूर करने का उपाय बतलाइए। इसमें कहा गया है कि जो अचीवमेंट ओरिएंटेड लीडरशिप जो होता है ना, वो ज्यादा बेहतर होता है, समझ रहे हो, उसको कैसे मतलब जो पॉजिटिव रहता है, जो हमेशा मतलब इसमें 4 तरह का है। आपको पहले डायरेक्ट करना है, फिर सपोर्ट करना है, फिर उसके साथ जुड़ना है, फिर उसको प्राप्ति करने के लिए हौसला अफजाई करना। तो नेतृत्व का 4 शैली हुआ जो कंटिन्यूटी में काम करता है। क्लियर है? एक अच्छा नेता कौन हुआ? जो लक्ष्य दर्शाए, लक्ष्य प्राप्ति का मार्ग दिखलाए और लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में आने वाले बाधाओं को दूर करने का उपाय करे। ठीक है, अब देखते हो नेक्स्ट प्रतिमान जो है उसका नाम है त्रिआयामीय प्रतिमान, 3 डायमेंशनल मॉडल। ये विलियम रेड ने डेवलप किया है। इस मॉडल में इसने 3 एस्पेक्ट चिन्हित किया है। पहला कौन है? पहला एस्पेक्ट इसने रखा है कार्य अभिविन्यास, दूसरा संबंध अभिविन्यास और तीसरा प्रभावकारिता। तो कार्य का अभिविन्यास, दूसरा संबंध अभिविन्यास और तीसरा प्रभावकारिता। इस आधार पर इसने नेतृत्व के 4 प्रभावकारी और 4 गैर प्रभावकारी स्वरूप को चिन्हित किया कि नेता के 4 प्रभावकारी शैली होते हैं और 4 नेता के 4 गैर प्रभावकारी शैली होते हैं। तो बोलता है जो एग्जीक्यूटिव शैली हुआ, डेवलपर शैली हुआ, बेनिवोलेंट शैली हुआ, बेनिवोलेंट ऑटोक्रेटिक शैली हुआ और ब्यूरोक्रेटिक शैली हुआ, ये सफल शैली होता है। यानी वही नेता सफल होगा जो डेवलपर यानी विकासात्मक प्रकृति का हो, कार्यपालक प्रकृति का हो, परोपकारी निरंकुश प्रकृति का हो या फिर नौकरशाही प्रकृति का हो। और जो गैर प्रभावकारी नेतृत्व किसको कहा गया? वह नेता जो समझौताकारी हो या फिर दया करने वाला धर्मार्थी हो या फिर निरंकुश टाइप का हो या फिर अलग थलग पढ़ने वाला हो। तो अलग थलग पढ़ा हुआ नेता, निरंकुश टाइप का नेता, समझ रहे, या फिर परोपकारी नेता या फिर समझौता करने वाला नेता कभी भी प्रभावकारी नहीं होता है। तो प्रभावकारी नेता होने के लिए क्या होना पड़ेगा? थोड़ा एक्सिक्यूटिव नेचर का होना चाहिए, थोड़ा डेवलपर नेचर का होना चाहिए, थोड़ा बेनिवोलेंट ऑटोक्रेटिक नेचर का होना चाहिए, थोड़ा ब्यूरोक्रेटिक नेचर का होना चाहिए। क्लियर है? देयर इज नो कंफ्यूजन। अब हम लोग देखते हैं, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। और देखते हैं हम लोग कि नेतृत्व निर्णय सहभागिता प्रतिमान। निर्णय सहभागिता प्रतिमान ये फिलिप येटिन और विक्टर ब्रूम द्वारा डेवलप किया गया। ये 1973 में डेवलप किया गया है, फिलिप येटिन और विक्टर ब्रूम द्वारा। ठीक है, और विक्टर इस प्रतिमान में निर्णय और नेतृत्व को जोड़कर देखा गया और बतलाया गया है कि जैसे जैसे नेतृत्व का शैली बदलते जाता है, समझ रहे हैं, वैसे वैसे क्या होता है, निर्णय में उसका भागीदारी भी क्या होता है, बदलते जाता है। समझ रहे? जैसे आप देखो, इन्होंने नेतृत्व को 5 वर्गों में बांटा शैली को, निरंकुश 1, निरंकुश 2, परामर्शी 1, परामर्शी 2 और फिर सहभागिता। और इस डायग्राम में बतलाने की कोशिश किया कि निरंकुश 1 जो नेतृत्व होता है वो निर्णय खुद लेता है और अधीनस्थों को बहुत छोटा जगह देता है, लेकिन वही निरंकुश 2 जो हो गया वो अधीनस्थों को थोड़ा ज्यादा जगह देगा और अपना जगह कम करेगा। परामर्शी होगा वो अधीनस्थों को निर्णय में और ज्यादा जगह देगा और अंत में जो सहभागिता पूर्ण जो उपागम होगा, नेतृत्व होगा, वो अधीनस्थों को मैक्सिमम भागीदारी देगा और अपने बहुत थोड़ी भूमिका निभाएगा। तो इस तरह से इस नेतृत्व को दर्शाने की कोशिश किया गया है। इसमें भी 3 परिस्थिति पर विचार किया गया है। कौन कौन 3 पारिस्थितिक घटक है? पहला निर्णय की गुणवत्ता, दूसरा निर्णय का अधीनस्थों द्वारा स्वीकार्यता और तीसरा निर्णय में लेने में प्रयुक्त समय। ये 3 वेरिएबल है। इसके आधार पर अधीनस्थों का निर्णय में भागीदारी जो होगा वह तय होगा। ये तीनों घटक तय करेंगे कि अधीनस्थों का कितना भागीदारी निर्णय में होगा और उसी अनुसार नेतृत्व का शैली भी बदलता रहेगा। निरंकुश 1, निरंकुश 2, निरंकुश 3, निरंकुश 4, इस तरह से। जैसे सपोज करो कोई ऐसा बोला अधीनस्थ है या कुछ निर्णय ऐसे हैं जो अधीनस्थ द्वारा तुरंत स्वीकार हो जाते हो, तो निरंकुश 1 से निरंकुश 2 जाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन कुछ ऐसे निर्णय हो सकते हैं जिसमें निर्णय अधीनस्थों द्वारा तुरंत स्वीकार ना होते हो, तो फिर आपको निरंकुश 1 से निरंकुश 2 जाने में टाइम लगेगा थोड़ा। फिर अगर आप देखो कि कोई निर्णय ऐसा जिसको तत्काल निर्णय लिया जाता है तो उसको तुरंत
मतलब आप इधर शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन कुछ निर्णय टाइम टेकिंग होता है, तो नेतृत्व के शैली में भी शिफ्ट करने में टाइम लगता है। फिर उसी प्रकार देखो निर्णय की गुणवत्ता, अगर निर्णय गुणवत्तापूर्ण है तब शिफ्ट करेगा, अगर निर्णय गुणवत्तापूर्ण नहीं है तो फिर शिफ्ट नहीं करेगा। तो क्वालिटी भी बहुत मैटर करता है। तो ये सब मतलब 3 वेरिएबल्स है जो निर्णय में मतलब कह सकते हैं संगठन में नेतृत्व और अधीनस्थों के जो सहभागिता है उसको तय करेंगे, और उसी अनुसार नेतृत्व का शैली अलग अलग होगा। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं सबसे अंतिम प्रतिमान, जिसका नाम है जीवन चक्र प्रतिमान। ये कौन डेवलप किया है? ये पॉल हर्शे और ब्लंचर डेवलप किया है। समझ रहे हैं? इस ग्राफ में मैंने कोशिश किया बतलाने का, ये मैच्योरिटी हुआ, ये टास्क स्ट्रक्चर हुआ। इसे बतलाने की कोशिश किया गया है कि जैसे जैसे कर्मचारी मैच्योर होते जाता है, लीडर का उसके प्रति जो स्टाइल है वो बदलते चला जाता है। समझ रहे? जैसे M1 में यहाँ परिपक्वता का मतलब, मैच्योरिटी का मतलब भावनात्मक परिपक्वता नहीं है, बौद्धिक परिपक्वता है कि वह कितना काम सीख जाता है और काम स्वयं संभालने की स्थिति में हो जाता है। तो टेलिंग, सेलिंग, पार्टिसिपेटिंग, डेलीगेटिंग, तो इसमें दर्शाया गया है कि सबसे पहले M1 में क्या होता है, वह बिल्कुल नया है, काम बिल्कुल नहीं जानता है। समझ रहे हैं? तो उस परिस्थिति में जो नेता जो होता है उसके साथ टेलिंग शैली अपनाता है, वह नेता कह रहा होता है और अधीनस्थ सुन रहा होता है। दूसरा M2 स्तर, जब कर्मचारी कुछ दिन संगठन में रह गया, हल्का फुल्का काम समझ गया, लेकिन पूरी तरह काम अभी समझा नहीं है, तो फिर क्या होगा, M2 स्तर पर नेता उसके साथ सेलिंग बिहेवियर करेगा, यानी अपनी बात भी कहेगा, उसकी बात भी सुनेगा। तीसरा क्या होगा, M3, अब कर्मचारी बहुत दिन तक रह गया ऑर्गेनाइजेशन में और बहुत कुछ सीख चुका है, तो उसमें क्या होगा, पार्टिसिपेटिंग, उसमें नेता और कर्मचारी या अधीनस्थ मिलकर कोई काम को करेंगे। और चौथा होगा M4, M4 का मतलब होता है पार्टिसिपेटिंग, मतलब परिपक्व, एकदम कर्मचारी पूरी तरह परिपक्व हो चुका है। समझ रहे? अब उसको किसी तरह मार्गदर्शन की जरूरत नहीं है। फिर डेलीगेटिंग, तो नेता क्या करेगा, उसको अपना काम अधीनस्थ को सौंप देगा कि अब तुम करो। क्लियर है? मैं ये जो डिस्कशन जब हो रहा है, मैं मॉडल जब पढ़ता हूँ तो मेरे को ना वो याद आता है कि मैं एक दफा इसके मेमोरियल हॉल में APJ हमारे पूर्व राष्ट्रपति आए हुए थे, तो भाषण दे रहे थे, मैं वहाँ सुन रहा था। तो भाषण उन्होंने बोला था, उसमें बात ये चल रही थी कि बिहार उस समय हमेशा केंद्र सरकार पर आरोप लगाते रहा कि हमें पैकेज बोला गया था, विभाजन के समय नहीं दिया गया, हमको 40,000 करोड़ रुपए बोला गया था, नहीं दिया गया, दिस दैट। तो उन्होंने बहुत ही हल्के फुल्के लहजे में, बहुत सामान्य लहजे में इसको बहुत बेहतर ढंग से समझाने की कोशिश किया था। समझ रहे कि एक्चुअली क्या होता है। उन्होंने एक बच्चे का उदाहरण दिया कि एक छोटा बच्चा जो होगा, समझे ना, जैसे अब 2 साल 3 साल का होगा और गार्जियन उसके साथ होगा, तो बच्चे के प्रवृत्ति क्या रहेगी, जब भी आपकी गोद में आएगा, जो कुछ भी देखेगा, गिव मी गिव मी गिव मी, और रट लगाने लगता, करता है कि नहीं करता है? क्लियर? फिर बोला वही बच्चा जब 16-17 साल का हो गया, थोड़ा दिमाग उसका हो गया, लेकिन अभी कचरा दिमाग है, अब नेता उसको कुछ बोलेगा या अभिभावक उसको कुछ बोलेगा तो बोलेगा लीव मी अलोन, आई नो माई बेटर, डोंट इंटरफेयर इन माई वे। बोलता है कि नहीं बोलता? ये देखोगे। फिर वही बच्चा जब 35-40 वर्ष का हो गया, 35-35 वर्ष का हो गया, समझ रहे हैं, और जैसे गार्जियन है वो कहीं सब्जी लेने जा रहे हैं, समझ रहे, या कुछ काम कर रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग, मार्केट, चलो मैं आपके साथ चलता हूँ, तो पार्टिसिपेटिंग स्टाइल हो जाता है। क्लियर है? और वही जब गार्जियन अब बूढ़े हो गए, 60-70 वर्ष के हो गए, शरीर से लाचार हो गए, इसके बावजूद भी कुछ कर रहे हैं, और बेटा देखता तो क्या बोलता है, व्हाई आर यू डूइंग योरसेल्फ, आप क्यों कर रहे हो, यहाँ इतने आदमी किस लिए, अरे आप बोलो ना, इन लोग करें, मैं करता हूँ, लाइए आप क्या काम है, यानी डेलीगेटिंग। सो दिस इज द बेसिक पॉइंट। तो उन्होंने बिहार को बहुत हल्का फुल्का तरीका से बताया कि स्वतंत्रता प्राप्ति का 70 या 60 साल हो चुका है और आप अभी भी गिव मी बच्चों का जैसा रट लगा रखे हो। आप तो, आपके पास तो ये होना चाहिए, टेल मी व्हाट आई कैन डू फॉर यू, मैं क्या करूं आपके लिए, ये बोलो कि गिव मी का रट लगा रखे हो। तो भाई यहाँ पर बड़ा अच्छा लगता है कि टेलिंग से डेलीगेटिंग तक का जो यात्रा है वो लीडर का स्टाइल होता है। M1 से M4 आते आते लीडर का स्टाइल क्या होता है, टेलिंग से लेकर डेलीगेटिंग तक हो जाता है। तो ये सब जितना भी मैंने आपको बताया लीडरशिप के विभिन्न थ्योरी थे,
जो डेवलप किया गया है, इनसे ना आपको थोड़ा समझना आसान हो सकता है लीडर के बारे में, डायमेंशन, लीडर कैसे काम करता है, कैसे व्यवहार को प्रभावित करता है, कौन लीडर सफल होता है, कौन लीडर विफल होता है, कौन कौन सा वेरिएबल लीडर्स को प्रभावित करते हैं। जैसा भी आपने देखा होगा कि जो ज्यादा मतलब परोपकारी टाइप का नेता कभी सफल नहीं हो पाता है, जो ज्यादा निरंकुश भी हो वो भी सफल नहीं होगा, जो अलग थलग रहता हो वो भी सफल नहीं होगा, जो वर्चुअली हर बात में समझौता कर ले वो भी सफल नहीं होने वाला। तो सफल नेता कौन होता है? जो ऑटोक्रेटिक हो, जो डेवलपर हो। जैसे उदाहरण के तौर पर बहुत सारे ऐसा नेता आपने देखा होगा तुरंत कॉम्प्रोमाइज कर लेते, तुरंत सरेंडर कर देते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर, उसको अदर वे मत लीजिएगा, मैं आपको समझाने के लिए बोलते रहता हूँ। हमारे जैसे दो प्रधानमंत्री का मैं ले रहा हूँ, एक राजीव गांधी का नाम दे रहा हूँ, एक मोदी जी का नाम दे रहा हूँ। अब जैसे उदाहरण के तौर पर लीजिए कि जैसे महिला के लिए जो आया था, कह सकते हैं क्या ना, वो कंपनसेशन, मुआवजा के देने के लिए जो एक साहबानों केस आया था राजीव गांधी के समय में, क्लियर है। तो उस प्रधानमंत्री थे और बहुमत मिला हुआ था उनका, समझ रहे थे, वो चाहते तो अपनी बात पर स्टिक रह सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या, तुरंत दबाव में आके झुक गए, जिसके कारण वो जो निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया था वो पारित नहीं हो पाया। समझ रहे, साहबानों में सरकार को झुकना पड़ा। विधेयक, महिला आरक्षण विधेयक, यही ले लो, ट्रिपल तलाक विधेयक और बहुत सारे मामले में विपक्ष ने, नो कोर्ट ने, सब ने बोला सरकार अड़िग रह गई, तो फिर उसको क्रेडिट मिल जाता है। तो यहाँ कॉम्प्रोमाइज करने वाला गुंजाइश नहीं है, आपको थोड़ा स्टिफ रहना पड़ेगा, तो ऑटोक्रेटिक भी रहना पड़ेगा, तभी आप सफल होगे। समझ रहे, क्योंकि पूरी तरह जैसे 4 प्रकार बतलाया। एक बतलाया कि जो डेवलपर प्रकृति का होगा, दूसरा क्या होगा बतलाइए, एग्जीक्यूटिव प्रकृति का होगा, बेनिवोलेंट ऑटोक्रेटिक नेचर का होगा, ब्यूरोक्रेटिक नेचर का होगा, वही थोड़ा सफल और प्रभावकारी नेता होता है। तो ये सब समझने में थोड़ा आसान होता है। एक अच्छा नेता हो जो लक्ष्य दिखलाए, लक्ष्य प्राप्ति का मार्ग दिखलाए, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो दिस इज बेसिक पॉइंट। तो आज मैं आपको नेतृत्व के विभिन्न टॉपिक के बारे में, थ्योरी के बारे में बतला रहा हूँ। मैं आपको बतलाया कि नेतृत्व का क्षेत्र संभावनाओं से भरा हुआ है। आज भी ऐसा नहीं है कि थ्योरी आए उसके बाद नेतृत्व का काम रुक गया। आज भी हम नेतृत्व को खोज करते रहते हैं और नया नया तरीका ढूंढते रहते हैं कि कैसे नेतृत्व, टीम लीडरशिप की आज बात हो रही है। जो अतीत में सफल नेतृत्व हुए उनका मतलब अध्ययन किया जा रहा है, केस अध्ययन किया जा रहा है, आखिर क्या परिस्थिति रहा होगा कि वो सफल हुए या विफल हुए। समझ रहे, फिर नेतृत्व के नए नए रूपों को ढूंढा जा रहा है कि और भी नेतृत्व का क्या क्या नया रूप हो सकता है, जैसे ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप, करिश्मेटिक लीडरशिप, वगैरह वगैरह। समझ रहे, इसके मनोविज्ञान को समझने की कोशिश किया जा रहा है कि कैसे व्यवहार को प्रभावित करके व्यक्ति के नेतृत्व को और ज्यादा प्रभावकारी बनाया जा सकता है। तो मतलब कौन कौन सा तरीका जिससे नेतृत्व को और अधिक इफेक्टिव बनाया जा सकता है, इस दिशा में लगातार काम चल रहा है और ये बहुत संभावनापूर्ण क्षेत्र है। और आपको मैंने बताया कि संगठन में नेतृत्व ही एकमात्र ऐसा घटक है जो साइकोलॉजी को प्रभावित करता है, और बिना साइकोलॉजी का फिजियोलॉजी और टेक्नोलॉजी कुछ नहीं होने वाला है। होता है कि नहीं होता है? तो इसलिए साइकोलॉजी को प्रभावित करना बहुत डिफिकल्ट भी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और बहुत कह सकते हैं प्रोबेबिलिस्टिक भी है, बहुत संभावनापूर्ण भी है, और इसी पर पूरी व्यवस्था सब चलता है। इसलिए दैट्स व्हाई द टॉपिक ऑफ लीडरशिप हैज बीन ऑलवेज इम्पोर्टेंट एंड रिमेन ऑल्सो। ठीक है, तो हम लोग यहीं पर इसको कंक्लूड करते हैं, और इस पर जहाँ जरूरत होगा वहाँ सप्लीमेंट करना। ठीक है देन, ओके, ऑल द बेस्ट।